ओके चलिए फिर यहाँ से अब देखते हैं मार्केट के लिए क्या क्यूज़ निकल कर आ रहे हैं और दो तीन इम्पॉर्टेंट क्यूज़ आई थिंक ग्लोबली जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू है वो है बॉन्ड यील्ड्स का वापस स्लिप करना। पिछले हफ्ते हमने एक चार्ट दिखाया था कि कैसे बॉन्ड यील्ड्स वापस ऊपर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने वो वीकली बार्स में वापस एक रेड बार बनाया और 3.95 पर आई, तो मुझे एक रिस्क लग रहा था कि क्या ये वापस 4.2 तक जाएगी। वो रिस्क एक तरीके से नेगेट हुआ और हम 3.95 पर आई। ये ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव। लेकिन मेरे ख्याल से इस वीक पूरा का पूरा आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक क्यूज़ पर। और मैं शुरुआत करता हूँ, आज बैंकेक्स की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, कल फिर निफ्टी की, परसों बैंक निफ्टी की। तो फिनेंशियल्स 3 दिन तक काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। और कल मेरे ख्याल से अर्निंग सीजन के हिसाब से, अब तक हम भले ही बोलते रहे आईटी, लेकिन कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ रहे हैं। और फाइनली एचडीएफसी बैंक ने कुछ चीज़ सेंसिबल की कि सैटरडे को नंबर्स लाने के बजाय वीकडे पे नंबर ला रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एटलीस्ट क्योंकि वैसे ही सैटरडेज को इतनी चीज़ें हो रही हैं, ट्रेडिंग सैटरडे को हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो खैर इस बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कल आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। इसके लिए एचडीएफसी बैंक की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और Q3 अपडेट जो थे एचडीएफसी बैंक के कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे और एचडीएफसी बैंक में काफ़ी शॉर्ट्स जुड़ चुके हैं। दिसंबर में एक बड़ी रैली हुई एचडीएफसी बैंक में। वो रैली क्यों हुई थी? वो रैली हुई थी क्योंकि लोगों को लगा था कि जब जनवरी में एफआईज वापस आएंगे और फ्रेश एलोकेशन करेंगे तो सबसे पहले वो इंडिया में एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे। इसके लिए पहले ही हमने एचडीएफसी बैंक चला दिया दिसंबर में कि अब आप आकर महंगा लीजिए एचडीएफसी बैंक। वो हुआ नहीं, तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा नीचे आया है। मेरा ये मानना है कि अगर ये नंबर्स ठीक ठाक आ गए तो जो इन्फोसिस ने मार्केट के लिए किया वही पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक भी रखता है। अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ठीक ठाक आ गए और ठीक ठाक कमेंट्री आ गई तो इसके लिए। प्लस फ्राइडे को रिलायंस और एचयूएल के नंबर्स आएंगे, तो जो सैटरडे का जो सेशन होने वाला है ना वो मीनिंगलेस नहीं है क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा रिलायंस के नंबर्स को फ्राइडे को। और अब आता हूँ आशीष, मैं आपने जो पूछा उस फॉर्मूले का जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और 22 जनवरी की डेट बनती है 22124। तो निफ्टी का वो जो नया लॉजिकल टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 22124। अब 22124 मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब ये मार्केट में चल रहा है कि उस दिन आना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट क्यूज रहे हैं हो सकता है पहले ही आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये नया टारगेट ओपन हुआ है निफ्टी पर, बिल्कुल 22,124 का। चलिए अब अगले पड़ाव की कर लीजिए तैयारी। ये अगले मंडे ही तो है वो तो फिर 22,124, ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। ठीक है, अब आइए आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। खुलते ही किसी एचसीएल टेक, किसी विप्रो के नंबर्स जो पूरे वीकेंड चर्चा में थे, खासतौर पर विप्रो अपने एडीआर की चाल के चलते, उन पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। हमारे इन्फ्लेशन, हमारे आईपी नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। और वो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और बैंकेक्स की तो एक्सपायरी का दिन है ही है। तो ऐसे में जो निचोड़ है सारे क्यूज का, जो यूएस में हुआ, जो रेड सी में हो रहा है, सबका निचोड़ कहता है हम 100 पॉइंट ऊपर ही खुलेंगे। फ्राइडे को जो अच्छे मूव्स बने थे, 1% से ज्यादा का उछाल आया था, उसके ऊपर आधे % और मजबूती के साथ शुरुआत होने की तैयारी। इस समय जरा हमारे एशियाई पियर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, वो क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिए। पूरा का पूरा एशिया इस समय हरे निशान के साथ ही, निकेई तो खैर अपनी गजब की चाल, मोमेंटम इंटैक्ट है, अदरवाइज एशिया भी बेहतरी फेयर करता हुआ इस समय नजर आएगा। और यूएस से वैसे संकेत मिले जुले थे। यूएस के डाउ में दबाव था तो नैस्डैक और एसएनपी एकदम फ्लैट बंद हुए थे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आज जैसे अपफ्रंट मेंशन भी हुआ था, यूएस के बाजार एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। छुट्टी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्थडे के चलते आज वहां मार्केट कामकाज नहीं करने वाले। पर बहुत कुछ हुआ है जिस पर हमें रिएक्ट करना है। यूएस में वो इकोनॉमिक आंकड़े आने थे, यूएस में कई सारे दिग्गज बैंक्स के फ्राइडे को रिजल्ट्स आने थे, और ऊपर से प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे कि रेड सी रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। यूएस और यूके ने कुछ अटैक्स कर दिए वीकेंड पे। तो ऐसे में पूरी डिटेल्ड आंकलन समझ लेते हैं हर्षदा से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग और आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। आपको भी अनुज और आशीष, मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और ऑफ कोर्स उत्तरायण, मुझे लगा आज पतंगे लगाएंगे स्टूडियो में, लेकिन आई गेस वो पतंगे हम मार्केट में उड़ता देखेंगे। बट हर्षदा आज पूरी तैयारी करके आई हैं। हाँ, मैंने प्लान किया था। मुझे लगा ऐसे फ्लेवर में आना चाहिए। ऐसे मकर संक्रांति के दिन काला कुछ पहनते हैं। अच्छा लग रहा है। दोनों वैसे काले पड़ रहे हैं। ये लालता ने मुझे तो बताया ही नहीं।
और लालता खुद ब्लैक शर्ट में आया है, बट नॉनदलेस तो ये हफ्ता इनफैक्ट अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्लोबल क्यूज से ज्यादा कुछ बड़ा टेक अवे आज के लिए तो है नहीं। एक तो आज वैसे भी शाम को अमेरिकी मार्केट्स बंद होंगे जैसे आप मेंशन कर रहे थे, लेकिन प्रीवियस सेशन यानी कि फ्राइडे के सत्र की अगर बात करें तो डाउ करीब 100 पॉइंट नीचे फिसला, नैस्डैक S&P फ्लैट रहे। हाँ, ऑफ कोर्स S&P अपने हाईस के आसपास ही जाकर टिका, लेकिन एक बहुत ही शांत सेशन था वहां पर स्टॉक स्पेसिफिकली वहां पर, लेकिन खूब एक्शन देखने को मिला है। जैसे हम इंतजार कर ही रहे थे कि वहां का रिजल्ट सीजन दरअसल किक ऑफ हो चुका है और जो 4 बैंकों के नतीजे आए वो थोड़े से निराशाजनक थे और उसके बाद उन स्टॉक्स में हमने देखा है दबाव था। सिटी ग्रुप इकलौता बैंक है जो खराब नंबर्स के बावजूद थोड़ा सा ऊपर रहा, लेकिन अगर आप बाकी बैंकों का हाल देखें तो वहां पर प्रेशर ही बनता दिखाई दिया। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड हेल्थ के स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और ये इनफैक्ट डाउ का बिगेस्ट लूजर था जो 3.5% तक की गिरावट इसने दिखाई है। इसने ड्रैग किया उस बड़े इंडेक्स को और यहाँ पर भी नतीजे अच्छे, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। जो आप डेटा पॉइंट्स मेंशन कर रहे थे आशीष, तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स आंकड़ा है जो होलसेल नंबर्स होते हैं और वहां पर करीब डिक्लाइन आया है 0.1% का, एक अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन है और उसको देखकर लोग अब कह रहे हैं जो CPI में हमने नंबर्स देखे थे वो एक एबरेशन है। उस लिहाज से जो गणित बैठ रहा है वो यही है कि 6 महीने लगेंगे अगर डेटा पॉइंट ऐसा का ऐसा रहा रेट कट आने में, तो वो एक चीज है जिसमें कोई दो राय नहीं बन रही है। पहले जो मार्च की लगातार लोग बात करते थे, अब वो जून जुलाई की बात कर रहे हैं, तो वो इनफैक्ट कमेंट्री एब्सोल्युटली इंटैक्ट है। यहां से आगे हमें ये देखना होगा कि ये जो रेड सी की क्राइसिस है वो अगर एस्केलेट होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि टेस्ला जैसी कंपनी ने कह दिया है कि जैन 29 से लेकर फरवरी 11 तक वो अपना बर्लिन का सबसे बड़ा जो प्लांट है यूरोप में वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब उनको सप्लाई कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जो इनकी एंसिलरीज आती है दूसरे देशों से वहां पर क्लियरली अवेलेबिलिटी कम होने लगी है, इसीलिए वो प्लांट शट डाउन कर रहे हैं। अगर ये टेस्ला ने किया है, क्या दूसरी कंपनियां भी करती दिखाई देंगी, तो उसका कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है बिजनेसेस पर। अब तक ये प्राइमरीली फ्रेट रिलेटेड इश्यूज थे और ऑफ कोर्स शिपिंग कंपनियों पर इंपैक्ट आ रहा था। दूसरी तरफ कच्चे तेल में हमने देखा है आज करीब $79 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है। दरअसल ओवर द वीकेंड ब्रिटिश और साथ ही साथ US की मिलिट्री की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है यमन के आसपास वाले इलाकों में, जहां पर हुती के कुछ गढ़ हैं तो उन पर अटैक साधा गया है और चेतावनी दी गई है अगर आप संभल जाते हैं तो ठीक है, वरना यही सिलसिला और एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो एक चीज है जिस पर ग्लोबल मार्केट्स और हमारी भी नजरें रहेंगी कि यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का हाल क्या रहता है, क्या और उबाल आता है या नहीं। ये भाई ग्लोबल मूड माहौल तो ग्लोबल फ्लैटिश सा रखें, ग्लोबल फ्लैटिश, हाँ, जियोपॉलिटिक्स पे नजर रहेगी, ज्यादा कुछ है ठीक है। ऐसे में अब इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप जान लिया जाए। फ्राइडे को बढ़िया इंटरेस्टिंग सेशन, मंडे शुरुआत हुई थी हफ्ते की दबाव के साथ, पूरे हफ्ते बाकी कंसोलिडेशन और फ्राइडे को जाते जाते वो बढ़िया IT नंबर्स के बाद लपक तेजी पकड़ ली भारतीय बाजारों ने। और आपने अपफ्रंट मेंशन करा लीडरशिप रोल्स पे कुछ हैवी वेट्स आते हुए, ऐसे में हमारा सेटअप कैसा खड़ा हुआ है? सेटअप काफ़ी ओवरबॉट है और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हायर लेवल पर शायद प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। पहले तो नंबर्स देख लीजिए, DIs ने काफ़ी बाइंग की फ्राइडे को, 2911 करोड़ का कैश झोंका DIs ने और काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम्स भी थे DIs के। FIs की तरफ से हालांकि हल्की सी सेलिंग आई, 340 करोड़ की सेलिंग आई, तो नेट मार्केट में कैश था, इंस्टीट्यूशंस का कैश था मार्केट में, इस वजह से मार्केट चला। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग, जब भी FIs की स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी बड़ी बाइंग आती है मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ मार्केट को लेकर। 3400 करोड़ की बाइंग आई है स्टॉक फ्यूचर्स में। और एक चीज़, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखें तो एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक बॉटमिंग आउट के साइन दी और एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई बड़ी। बैंक निफ्टी में करीब 11.5% का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में कम हुआ, ये अच्छी चीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट अभी भी 63% लॉन्ग है, हम 37% शॉर्ट हैं, लेकिन जो आंकड़ा रियल में आपको बता रहा है कि आप जा रहे हैं थोड़ा ओवरबॉट नेचर की तरफ, वो है ऑप्शंस का आंकड़ा। पहले तो आप कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेकर आइए। कॉल लॉन्ग 3.87 लाख, उसके सामने कॉल शॉर्ट 2.16 लाख, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट में भी ऑलमोस्ट वही मामला है। लेकिन पुट कॉल रेशो देखिए अब आप आशीष, 1.43 पर आ गई है वर्सेस 1.14। मेरा सिंपल मानना है 1.43 के पुट कॉल रेशो पर आप फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते।
ये मार्केट के कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं जिनको आपको नहीं नेगेट करना चाहिए। 0.76 0.75 के पीसीआर पे कभी सेल नहीं करना चाहिए, 1.4 1.5 के पीसीआर पर कभी बाय नहीं करना चाहिए फ्रेश, और वो भी एक और गैप अप के बाद। मतलब 1.4 के पीसीआर पे गैप अप मिल रहा है आपको, तो मतलब 1.5 1.6 तक जाने की तैयारी, वहां पर बाय नहीं बनता है। बस बेसिक चीज मेरा ये है। बैन का भी मामला देख लीजिए, 2 और स्टॉक्स ऐड हो गए, चंबल फर्टिलाइजर्स और मेट्रोपोलिस, और अब कुल मिलाकर 15 स्टॉक्स बैन में आ गए। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, ठीक है स्क्रीन स्ट्रांग है विदाउट अ डाउट, इसके लिए शॉर्टिंग नहीं करनी है मार्केट में, शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करते रहें इस मार्केट में। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही मेरा 22,000 का टारगेट आ रहा है निफ्टी पर, लेकिन इन टारगेट्स पर मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश नहीं होऊंगा। इन टारगेट्स पर मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, और थोड़ा सा बीच बीच में मैं कहता रहूँगा कि आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, कोई बुराई नहीं है बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने में। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा फिर ये ओवरबॉट की तरफ बढ़ते हुए ग्लोबली क्यूज थोड़े से सबड्यूट से जो हर्षदा मेंशन कर रही है, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े से माउंट हो रहे हैं। तो 15 बैन मतलब 11 की टीम हो गई, बेंच को भी इंक्लूड कर लिया, और अब कोच भी आ गया। कुछ भी आ गया, हाँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हो सकता है आगे जाते हुए साइड स्टाफ भी आ जाए, जो जितना बाकी सपोर्ट स्टाफ है, मेडिकल ये वो सब फिजियो आ जाए सब अभी थोड़े जाए दिनों उसमें, में। हाँ। ठीक है, इस पे नजर रखेंगे आंकड़े पे। अब आते हैं फिर आज के मार्केट्स का अप्रोच पे। बढ़िया मोमेंटम हमने सीएनबीसी आवाज पे एंजॉय कर रखा है, लगातार इस तेजी को ब्यूटीफुली बुनाया है। हमारे ट्रेलिंग पोजिशनल स्टॉप लॉसेस हमेशा जस के तस बने रहे, हमने बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय करा। आज एक गैप अप के साथ शायद हम 22,000 के वो जो टारगेट्स मेंशन थे काफी समय से सीएनबीसी आवाज पे, फाइनली अचीव करते हुए नजर आए। पर ये सब जब हो रहा है तो उसके बाद आप थोड़े से कॉशियस हो रहे हो, और आपने अपडेट्स दिए। क्यों कॉशियस? तो अब जो हमारे साथ पोजिशनली राइड कर रहे थे उनके लिए, और जो फ्रेश एंट्री पाना चाहते हैं उनके लिए, अब क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? पहले देखिए, निफ्टी में मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि आज की मेरी अप्रोच है बुक प्रॉफिट और वेट फॉर द नेक्स्ट डिप। मतलब पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि आप पूरा की पूरी प्रॉफिट बुक कर लें, हाफ प्रॉफिट बुक कर लें। मेरे ख्याल से 22,000 पर, देखिए फ्रेश एंट्री तो नहीं करनी है 22,000 पे, मैं तो फ्रेश एंट्री करने को बोलूँगा नहीं। अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं भी नहीं करता, 22,000 पर एंट्री नहीं करता, भले ही उसके बाद मार्केट में मोमेंटम जितना मर्जी स्ट्रांग हो, क्योंकि एक वन वे रैली के बाद 22,000 पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, और हाफ बुक कर लें। इवन दो वो 22 124 भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा वहाँ से 22,000 से, कितना 125 पॉइंट, तो 125 पॉइंट के लिए क्या आप मार्केट को अप्रोच करें। तो 22,000 पर हाफ बुक कर लें, और बाकी जो पोजीशंस हैं उसके लिए नए स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल करें। हमने 21,500 से शुरुआत की थी, फिर 21,600 पे लेके गए थे, अब उसको 21,700 पे ले आएंगे। और ध्यान रखिए ये क्लोजिंग बेसिस पर है, हमेशा पोजिशनल स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर होते हैं, तो 21,700 क्लोजिंग बेसिस पर। अब रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस के हिसाब से 22,040 से 22,100, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 22,000 पर मैं फ्रेश एंट्री नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं है। सपोर्ट है 21,700 से 21,800 पर ऑप्शंस बेस्ड, और फिर बड़ा सपोर्ट है 21,500 से 21,600। खरीदारी कहाँ करनी है? किसी भी कारण से आपको गैप अप के बाद कोई डिप मिल जाए 21,800 से 21,850 के जोन में, वो मेरे लिए खरीदारी का जोन होगा 21,700 के स्टॉप के साथ। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा। तब नहीं मिल रही है अगर वो डिप, आप चेज करना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि एक बड़ी रैली के बाद 100 पॉइंट के गैप अप के बाद चेज किया जाए, उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट वाला मार्केट है नहीं, ये बड़ा पैसा लॉन्ग पे ही बन रहा है। लेकिन हाँ, बुक कर लें, और अगर डिप मिले तो डिप पर बाय करें, वो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक एडवाइस रहेगी। बहुत बढ़िया। अब फ्रेश एंट्री के लिए हमारा समीकरण बैठ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। जो हमारे साथ पोजिशनली एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंटम को, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का समय है। पार्ट प्रॉफिट टेकिंग करिए। बचे हुए सौदों पर हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस चला गया 21,700 पे। फ्रेश एंट्री के लिए आप डिप्स का इंतजार करना है, जहां पे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आए, जहां पे समीकरण बेहतर बैठे। लेवल स्क्रीन पे मेंशन। अच्छा, पिछले हफ्ते रिलायंस ने संभाला, आईटी ने चलाया, पर बैंक इस पूरे एक्शन में नदारत ही रहे। वीक ऑन वीक डिक्लाइन ही देखने को मिला बैंक में। और आपने अपफ्रंट मेंशन करा एचडीएफसी बैंक, कल फिर निफ्टी बैंक, वो सब समीकरण समझा दिए। इस पॉकेट का अप्रोच क्या रखना है? बिल्कुल, बस एक चीज़ है, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में थोड़ा सा जान दिखाई, ठीक है ना। वो शुरू का काम तो निफ्टी आईटी ने किया, लेकिन सेकंड हाफ का पूरा काम बैंक निफ्टी ने किया था, वो इंटरेस्टिंग था। मेरे ख्याल से इस वीक में बैंक निफ्टी के ट्रेंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने 10 और 20 डेमा को रिक्लेम किया है,
और अब उसको सपोर्ट, उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी पहले 47,800 टू 48,000 जो कि ऑप्शंस का जोन है, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 48,400 टू 48,600 जहाँ पर आपके प्रीवियस टॉप्स प्लेस थे, जहाँ पर बार बार बैंक निफ्टी जाके अटका था। सपोर्ट लेवल आपका वही सबसे स्ट्रॉन्ग 20 डेमा जोन 27,400 27,500, और बड़ा सपोर्ट है 47,000 टू 47,300। मेरे ख्याल से दो अप्रोच है, या तो आप बैंक निफ्टी में एक बार HDFC बैंक के नंबर्स का वेट कर लें, ज़्यादा वेट नहीं करनी है आपको, कल तक वेट करनी है, और उससे पहले ट्रेडिंग करें भले ही, तो या तो आप स्टेबिलिटी पर बाय करें और HDFC बैंक के प्राइस बिहेवियर से क्यों लें। अगर HDFC बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा हो और बैंक निफ्टी स्टेबल हो तो बाय करें, और अगर HDFC बैंक वीकनेस दिखाए और बैंक निफ्टी वीकनेस दिखाए तो सेल करें। और एक चीज़ बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, अगर आप बाय कर रहे हैं तो दिन का लो, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो दिन का हाई। बैंक निफ्टी में क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी नहीं, वो जिस तरीके का इंडेक्स है ना, यहाँ पर आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेनी पड़ेगी। स्क्रीन पर अगर हल्की सी वीकनेस के पहले साइन दिखे वहाँ शॉर्ट, स्ट्रेंथ के पहले साइन दिखे वहाँ लॉन्ग, और अपने स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, डे हाई या डे लो। या फिर बैंक निफ्टी के लिए एक बार वेट कर लें, HDFC बैंक के कल के नंबर्स आ जाने दीजिए, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगी आपको HDFC बैंक में खुद और बैंक निफ्टी में, वो ट्रेड तब ले लें। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं उनके लिए यही अप्रोच है कि वीकनेस पे, साइन ऑफ वीकनेस पे सेल और साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे बाय, और डे हाई या डे लो का स्टॉप लॉस। और वो जहाँ पे भी होगा वो प्री मेडिटेट नहीं कर सकता उसको मैं, जहाँ पे भी होगा स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है अपना स्टॉप। ओके, ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए। अदरवाइज बेहतर है एक बार HDFC बैंक को नतीजे घोषित करने दीजिए, उसके बाद शायद एक बढ़िया सा समीकरण और ट्रेड ज़्यादा क्लैरिटी के साथ निफ्टी बैंक पे बनता हुआ नजर आए। जो